ये इतिहास क्विक बुक की पुस्तक है दृष्टि आईएएस की। और हम लोग दूसरे अध्याय में हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में हम दूसरे अध्याय में हैं। और इस अध्याय का शीर्षक है अंग्रेज़ों की भारत विजय। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमतः आपको तो पता ही होगा कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। ठीक है, प्रारंभ में ये कंपनियां क्या है कि भारत के राजे रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार करने की अनुमति, एकाधिकार प्राप्त करती थी। समझ रहे हैं कि प्रारंभ में करते क्या थे? चूँकि प्रारंभिक उद्देश्य इनका व्यापार करना था, तो भारत में चूँकि राजे रजवाड़े थे तो किसी खास क्षेत्र में एक निश्चित टैक्स देते थे और टैक्स अदा करके व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त करते थे। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राज्यों की आपसी ईर्ष्या और धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुस्लिम जो मुगल शक्ति थी वह प्रायः क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे बड़े राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में आपको पता होगा कि अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों में क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि जो राज्य थे उनको जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्ध से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर एकाधिकार, अगर देखें तो अधिकार पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। और इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी अंग्रेज के, वो फ्रांसीसी, उनको रास्ते से हटाया। फिर बंगाल में अपना आधिपत्य जमाया। बंगाल के बाद मैसूर में हम लोग देखते हैं। मैसूर के बाद वही हाल मराठों के साथ, सिखों के साथ, और इस तरह से सभी को जीतने के बाद पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन एक तरह से कहें तो उसका आधिपत्य हो गया। तो इसी संघर्ष की कहानी को हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गए थे। आपको पता होगा कि डच जो थे, डच कंपनी, वो बेदरा के युद्ध में वो पराजित हो गई थी। पुर्तगाली भी पहले ही वह परास्त हो गई थी। वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक, ये देखिए 1745 तक डेनिश कंपनी अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं, जिनके बीच क्या था कि प्रतिस्पर्धा था। और इन प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। तो ये हम लोग देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का उद्देश्य इस अध्याय से क्या करना है कि अधिक से अधिक फैक्ट्स याद करना है, याद करें। और अगर हम लोग तरीके से याद करेंगे तो वह दिमाग में छप जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस अध्याय में हैं। तो बैकग्राउंड तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या था कि अंग्रेज़ों ने अपने जितने प्रतिद्वंदी हैं उसको समाप्त कर रहा था। तो इस क्रम में फ्रांसीसी उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह बनकर सामने आई थी। और फ्रांसीसी को भी इसने 3 कर्नाटक युद्धों में परास्त करके फ्रांसीसियों को अंततः बांडीवास का युद्ध के जरिए अब जो फ्रांस की कंपनी थी उसको भारत से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। तो
तो आइए देखते हैं सबसे पहला कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ, 1746 से लेकर 1748 में हुआ। ठीक है, इसको सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो यूरोप में दोनों शक्ति जो फ्रांस और ब्रिटेन थी मध्य लड़े गए थे। ठीक है, मारिया थेरेसा के ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के उत्तराधिकार युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ठीक है, आप यहाँ समझे कि जो ये ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था उसके लिए संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो जब उसके लिए संघर्ष चल रहा था तो इसमें मारिया थेरेसा के ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो इसी पृष्ठभूमि में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के सम्मुख हुए और भारत पर भी जो कि इसका प्रभाव पड़ा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हुआ और इसका एक तात्कालिक कारण था कि इसमें क्या किया गया था कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और यह तात्कालिक कारण साबित हुआ कर्नाटक युद्ध का। फिर क्या हुआ कि पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के ये भी फ्रांसीसी गवर्नर ही थे, ला बोर्डोने, ठीक है, उनकी सहायता से 1746 में, याद करें, मद्रास को जीता था 1746 में। किसने जीता था? डुप्ले ने। गवर्नर पांडिचेरी का गवर्नर था डुप्ले और मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनकी सहायता से मद्रास को जीता था 1746 में। मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मोर्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, इसे ध्यान दें। क्या था कि गवर्नर मोर्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास का घेरा नहीं छोड़ा और बड़ी चतुराई से उसने नवाब अनवरुद्दीन को यह भरोसा दिलाते हुए तटस्थ रहने को कहा कि मद्रास को अंग्रेजों से जीतकर नवाब को सौंप दिया जाएगा। किंतु बाद में क्या हुआ? डुप्ले वादे से मुकर गया। इसे एक बार फिर से समझे। देखिए, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि पांडिचेरी के गवर्नर ने मद्रास को जीता था और मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? मॉर्स। ठीक है, तो मॉर्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, कि आप जो है सहायता करें, हम डुप्ले को हराएंगे। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास का घेरा नहीं छोड़ा और बड़ी चतुराई से क्या किया? नवाब अनवरुद्दीन को यह भरोसा दिलाया। ये एक तरह से अनवरुद्दीन को ठगा। ठीक है, कि चलिए हम आपको जो है मद्रास को अंग्रेज़ों से जीत लेंगे और आपको सौंप देंगे। किंतु क्या हुआ कि बाद में डुप्ले वादे से अपने मुकर गया। चूँकि आपको पता होगा कि सहायक संधि का जनक अगर भारत में डुप्ले को ही कहा जाता है, तो एक तरह से उसकी छवि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। तो अब देखिए, अब अनवरुद्दीन जिसको डुप्ले ने क्या कहा था कि मद्रास जीतकर, अंग्रेज़ों से मद्रास जीतकर आपको दे देंगे, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना कर्नाटक आमने सामने हो गई। और चूँकि यह सेंट टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। और ये किस नदी पर है? अडयार नदी पर लड़ा गया था। हम लोग को यह भी याद करने की आवश्यकता है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन फैराडाइज ने किया था और नवाब की सेना का नेतृत्व महफूज खान ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे थे और यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण क्या था? कि फ्रांसीसियों का तोपखाना। और ये समझे कि फ्रांसीसियों का तोपखाने की वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने सफलता प्राप्त की थी। और इसके अंत की बात करें तो 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई और एक्सला सैपल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। मारिया थेरेसा को भी ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, मारिया थेरेसा को भी ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में मान्यता मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल एक तरह से बराबरी पर रहे। इसके बाद क्या हुआ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेज़ों को कुछ लाभ हुआ, परंतु इस युद्ध ने
भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी भी सेना होगी वो भारतीय नरेश को पराजित कर सकती है। अब क्या हुआ कि फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। चूँकि जो सूझबूझ देखी गई थी और उनकी शक्ति जो सामने आई थी, तो क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की सहायता के लिए सहायता प्राप्त करने लगी। फ्रांसीसी से सहायता लेने के लिए जो भारतीय नरेश थे, भारत के जो राजा महाराजा थे, वह काफ़ी उत्सुक हो गए।